नीट के प्रिपरेशन के लिए लास्ट 2 मंथ से ही रेगुलरली 2 टू 5 एक नीट का पेपर देने की ट्राई की है ताकि मेरे दिमाग को ये पता चले कि मेरे को सबसे ज़्यादा एक्टिव 2 से 5 के बीच में होना है, क्योंकि उसी टाइम मैं अपना नीट का पेपर देने वाला हूँ। पूरे दिन भले ही मेरा दिमाग कम चल रहा हो, लेकिन इस समय पर मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद मैंने 2 चीज़ों का और ध्यान रखा है कि मैं जो अपनी स्पीड है वो धीरे-धीरे बढ़ाऊँ। तो मैं ये करता था कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग पेपर एट 2, मैं 2:30 पे पेपर देना स्टार्ट करता था। तो मैं अब खुद को पहले से ही कम समय देता था कि मैं कैसे भी करके पेपर 2 एंड हाफ आवर में कंप्लीट कर दूँ। उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और अगर मेरे को ये लगता है कि मेरा गलत हो गया है और ये मैंने मार्क कर दिया है, तो मैं उस टाइम पे ये जो करेक्ट करेक्ट है वो नहीं करता था। क्योंकि मैं अपने दिमाग को बताता था कि तेरे इतने सारे एमसीक्यूज़ गलत हुए, तो तेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर ये होता है कि मेरे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ सही हो जाते थे, तो मैं बहुत खुश हो जाता था और प्रिपरेशन कम करता था। तो मैं ये ट्राई करता था कि अगर क्वेश्चन मान लो कि मेरे को एंड में जाके रियलाइज़ हुआ या फिर मेरे पास इनफ क्वेश्चन था कि मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, तो मैं उन क्वेश्चन को नेगेटिव में ही गिनता था और अपने मार्क्स को ट्राई करता था कि कम से कम कंसीडर कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैं पेपर देने के बाद सबसे पहले ये चीज़ करता था कि मैं आफ्टर टेस्ट में पूरा टेस्ट पेपर अपना एनालाइज़ करता था और मैं अपनी जो भी मिस्टेक है वो मतलब बेसिकली मोटे-मोटे 2 चीज़ों में डिवाइड कर देता था कि एक होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और एक होता है सिली मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में या तो मेरे को कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहा है या फिर मैं भूल गया हूँ, उसमें रख देता था। और सिली मिस्टेक में ये कि मेरे को आ रहा है बट ड्यू टू टाइम या फिर मैं हड़बड़ाहट में या बबलिंग के समय में मैंने वो गलत मार्क किया है। उससे मेरे को पता चलता था कि मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कितनी है और सिली मिस्टेक्स कितनी है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को मैं क्या करता था उसके लिए कि मैं अपना कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से रटता था। अगर एक टॉपिक की मेरे को लगता था डाउट, तो फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ता था और अगर पूरा चैप्टर डाउट लगता था तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ता था। फॉर सिली मिस्टेक्स में ट्राई करता था कि जो भी मैं एमसीक्यूज़ या फिर जो भी क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रैक्टिस में सॉल्व करूँ, वो मैं अच्छे से टाइम लेके और अपना दिमाग अच्छे से चला के सॉल्व कर सकूँ। तो उससे मेरी सिली मिस्टेक्स ड्यू टू प्रैक्टिस वो धीरे-धीरे कम होती जाती थी। ऑफलाइन सेंटर मेरे पूर्णिया बिहार में था, तो ऑफलाइन सेंटर पे मैं जाके टेस्ट देता था हर संडे, और हर ऑल्टरनेट संडेज पे टेस्ट होते थे, तो मैं वो जाके देता था। बट वहाँ पे मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे उस टेस्ट में, लेकिन मेरा टारगेट ये था ना कि भाई तुझे बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सही करके आने हैं, उसमें से मॉड्यूल के क्वेश्चन तू भले ही गलत कर दे, लेकिन एनसीईआरटी का एक भी सवाल तेरे गलत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही होता था। बायो में तो अच्छे आते थे, क्योंकि बायो में उनके कोचिंग में भी एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, बट ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में फिजिक्स इज ओके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नहीं हो पाता था। बट मेरे को इतना पता था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और नीट में एनसीईआरटी से ही आता है, तो उन टेस्ट में मेरे 550 भी आते थे, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि ठीक है, एनसीईआरटी का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो हो जाए वो हो जाए। लगातार 1.5 महीने हर दिन एक एक मॉक टेस्ट देता था, उसे 2 घंटे तक एनालाइज करता था, अपनी छोटी छोटी मिस्टेक को पकड़ता रहा और जो समझा कि वीक चैप्टर्स हैं उनको बार बार रिपीट किया, और उन चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं नोटिस किया कि किस पॉइंट पे मेरे से गलती हो रही है, और उन पॉइंट्स को पकड़ा, आगे बढ़ा, और वो गलती कभी रिपीट नहीं होने दिया मैं। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि वो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें उनके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं और वो खुश भी हो जाते हैं। बट जब वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो वहाँ पे उनके साथ प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होता है वो आसान होता है, उसमें कम टॉपिक्स होते हैं तो आप अच्छे से कवर कर पाते हैं। लेकिन फुल लेंथ जो कि पूरा कंप्लीट 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, वो कवर करना काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपको फुल लेंथ का ही टेस्ट देकर प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले आपको कम से कम एटलीस्ट 40 से 50 टेस्ट सीरीज देने चाहिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और टेस्ट सीरीज़ आपको रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से पता चलता है कि जो मैंने प्रिपरेशन ले रही हूँ वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इसके लिए क्योंकि मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कोई अगर टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करूँगी तो टेस्ट सीरीज़ का जो सिलेबस होगा अगर उसके हिसाब से मैं पढ़ती रहूँगी तो मेरा हाथ में जो ऑलरेडी बचे जो 6-7 महीना है उसके बेसिस पे मैंने प्रिपरेशन मेरा हो जाएगा। तो जो टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस होता था मैं पूरे हफ्ते उसको ही रिवाइज़ करती थी और फिर संडे को जाके मैं टेस्ट देती थी। फिर टेस्ट का जो मुझे नहीं आता था या फिर मैं गलत करती थी वो मैं टेस्ट के बाद देख लेती थी। उसके बाद फिर से ऐसे साइकिल में रिपीट करती थी। हर संडे का जो टेस्ट सीरीज़ होता था मैं उसके लिए प्रिपेयर करती थी और उस टेस्ट सीरीज़ को मैंने देती थी। तो अगर मुझे मेरी इन गलतियों के बारे में कोई पहले बता देता, मुझे कोई पहले समझा देता कि ये सब गलतियों को एनालाइज कर, इन पे काम कर, अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर, तो शायद मेरा सिलेक्शन 1 साल पहले हो सकता था।
तो मैं चाहता हूँ ये छोटी छोटी गलती आप रिपीट ना करें, क्योंकि अब तो नहीं पर उस टाइम काफ़ी रिग्रेट होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, सिर्फ कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो आपने स्टार्टिंग में की थी वो वापस आपके पास आती ही है। ऐसा नहीं आप कोई भी गलती करके या फिर कोई भी किसी भी काम से बाहर निकल के आप उससे बच जाएंगे, वो वापस आपके पास आने ही वाला है। मैंने अपने आप में देखा कि मैं अब तक जितना भी मेरी जर्नी रही है उसमें मैं टेस्ट मैंने उतने इफेक्टिवली नहीं दिए, उतना उनका नंबर ज़्यादा नहीं होता था। तो इस चीज़ को मैंने करेक्ट करने के लिए जब मैंने अपनी कोचिंग को ज्वाइन किया उसके विद इन अ वीक मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी, और ये भी मेरे भाई की ही स्ट्रेटेजी थी। तो वो मुझे सिखाते थे कि तू ऐसा ऐसा करेगा तो तेरा ऐसा होगा। तो ये उन्हीं का आइडिया था कि तू पहले से अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखेगा तो क्या होगा, तेरे टेस्ट कम नहीं पड़ेंगे। तो जो लोग फरवरी या फिर मार्च या अप्रैल में ज्वाइन करते हैं वो मैंने पिछले साल सितंबर से ही शुरू कर दिया था। जैसे ही मैं अपने कोचिंग में जाता था और कोचिंग का जो 21वें दिन टेस्ट होता था हमारे, और उसके जस्ट एक हफ्ते बाद मेरी इस इंस्टीट्यूट का टेस्ट हुआ करता था। और फिर इस तरीके से फिर मैंने अपनी जर्नी तय कर ली, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप टेस्ट किसी के भी रैंडम आप चूज़ कर ले रहे हो। एंजाइटी बेस्ड टेस्ट हो और उनका नंबर अच्छा खासा होना चाहिए ताकि इफ़ेक्टिवली आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और जो सबसे ज़्यादा डर लगता है, और हम सब जानते हैं कि हर कोई ऐसा इंसान है जो अपने दिल पर हाथ रख के कहेगा कि हाँ उसका जो भी इस साल स्कोर आया है, आप सब जानते हो कम से कम 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। फिज़िक्स में मेरा 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मेरे ऐसे हैं जो बहुत आसान क्वेश्चन थे जिनको मैं कर सकता था, और ये रीज़न है कि मेरे पूरे फिज़िक्स में 3 क्वेश्चन गलत हुए और मेरा स्कोर 165 आया फिज़िक्स में। सिमिलर चीज़ बायो में है। तो हम सब जानते हैं कि सिली मिस्टेक्स के कितना ज़्यादा हमारा नुकसान होता है, और उसको इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी प्रैक्टिस को जितना ज़्यादा कर लेंगे, इतनी ज़्यादा कर लीजिए कि आपका हाथ सिर्फ आपके ऑप्शंस को टिक करने में ही आपका जाए, इतनी आपके रिफ्लेक्सेस में सेव हो जाएंगे, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से हो सकता है। एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी। मैं MCQs भी दे रही थी, मैं मॉक टेस्ट भी दे रही थी, मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए, बट टूवर्ड्स द एंड 2-3 वीक्स बिफोर आई स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट। इनफैक्ट जो मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था, आई स्टिल रिमेंबर मैं उस मॉक टेस्ट में सो गई थी। वाइल गिविंग द मॉक टेस्ट आई स्लेप्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने काफ़ी टाइम अपना सोने में वेस्ट कर दिया। और जब मैं उठी हूँ तो मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ 1 सेकंड के लिए कि मैं मॉक टेस्ट दे रही थी। मैं उठी और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं ऐसी सोई थी कि दिस लाइक आई हैड नो वरीज, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई नो आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये हुआ है। एंड वो मॉक टेस्ट में जब मैं सोई और मेरे मार्क्स बहुत कम आए तो मेरे को बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ, एंड आई फेल्ट वेरी गिल्टी एंड आई वॉज एंग्री विद माई सेल्फ कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि मॉक टेस्ट में सो जाऊँ। बट देन आई फेल्ट कि कोई बात नहीं, एक मॉक टेस्ट था, लेट्स लीव दिस। एक लास्ट मॉक टेस्ट दिया और फिर मैंने उसके बाद मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया, और फिर मैंने अपने बस जितना भी थोड़ा बहुत रिवीजन मैं कर सकती थी वो रिवाइज़ किया। अब इसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि एंड मोमेंट पे आपको MCQ सॉल्व करने चाहिए, पेपर्स करने चाहिए, रिवीजन पे कम फोकस करना चाहिए। बट लाइक आई सेड कि मैंने टोटली ऑपोजिट किया, मैंने अपने रिवीजन पे फोकस किया, एंड सिली मिस्टेक्स हर्ट अ लॉट। तो अपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ट्राई टू मिनिमाइज ऑन योर सिली मिस्टेक्स। कंसेप्चुअल एरर के कारण तुम्हारे मार्क्स जाए, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हर चीज़ समझना पॉसिबल नहीं होता, एंड देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इफ देयर इज़ अ कंसेप्चुअल एरर। बट सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो एट द सेम टाइम एक स्टेज आता है कि कभी कभी अपनी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्टैगनेंट हो जाती है, इन द सेंस अपने मार्क्स ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, नो मैटर वॉट वी डू, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्कैरी सिचुएशन। बिकॉज अगर तुम्हारे मार्क्स कम हैं तो तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन आता है कि आई नीड टू वर्क हार्डर। अगर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा हैं तो तुम्हें ये रहता है कि जो मेरी छोटी मोटी मिस्टेक्स अभी बची है उनको भी मैं इम्प्रूव करूँ। बट जब स्टैगनेंसी आ जाती है तो ये समझ में नहीं आता कि अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे कैसे बढ़ें। एट दैट पॉइंट इट इज़ ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट एनालाइज योर प्रीवियस पेपर्स, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। दूसरों से कंपेयर तब भी नहीं करना है प्लीज़, एंड अपने एनालिसिस के बेसिस पे किस टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को फिर पिन पॉइंट तरीके से तुम अपनी प्रिपरेशन को वापस कंटिन्यू करो। तो मैंने काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं कैसे किस ऑर्डर में एग्ज़ाम को दूँ। उसके लिए मैंने 4-5 टेस्ट दिए। उसके बाद मैंने देखा मेरे लिए जो पैटर्न सूट करता था। पहले मैं हमेशा फ़िज़िक्स सॉल्व करता था। फ़िज़िक्स इसलिए क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे थोड़ी ईजी लगती थी और फिज़िक्स में मज़ा भी आता था करने में। तो मैं फ़िज़िक्स का फ़िक्स टाइम था कि 45 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में ही करने हैं, उससे ऊपर टाइम नहीं लेके जाना है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आता था।
केमिस्ट्री क्योंकि मुझे फिज़िक्स और बायो के बीच की लगती थी, थोड़ा उसमें याद करने वाला भी है, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करने वाला भी है, इसलिए मैं केमिस्ट्री को सेकंड पे रखता था। थर्ड नंबर पे मेरी आती थी बायोलॉजी। बायो को मैं लास्ट में इसलिए रखता था क्योंकि अगर मेरे पास लास्ट में कम टाइम बचा है तो मैं बायो के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि बायो के क्वेश्चन या तो आपको आते हैं या तो नहीं आते हैं, और अगर नहीं आता है तो गोला मार के आगे बढ़ो, और आता है तो टिक करो, सिंपल है। तो मैं बायो को ऑलमोस्ट 60 मिनट्स देता था, तो पूरा का पूरा नीट का पेपर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से लेकर 2 hours 45 मिनट्स तक हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो 15 मिनट बचते हैं उसमें आपने जो क्वेश्चंस गोले मारे हैं वो ही क्वेश्चंस आपकी नीट की रैंक डिटरमाइन करते हैं, और वो क्वेश्चंस पे वापस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको एक अपने ड्रीम कॉलेज में लेके जा सकते हैं।